हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जैसे स्टार्ट किए थे, हम लोग श्योर सक्सेस सीरीज को बहुत सारे बच्चे को काफी पसंद आया और उन्होंने बताया कि इस वीडियो को डायरेक्ट कंटिन्यू किया जाए। तो आज ये वीडियो नंबर 2 है श्योर सक्सेस सीरीज का। आज के वीडियोस में हम लोग टोटल कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखो सबसे पहले क्वेश्चंस बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है पैनिक हो जाते हैं कि कब तक क्लास चलेगी, क्या होगा। 26 क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, बहुत डिटेल में। एक बच्चा पूछ रहा था कि श्योर सक्सेस सीरीज करने का मुझे बेनिफिट क्या क्या होने वाला है। तो श्योर सक्सेस सीरीज का 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स, आपके एग्जाम के पिछले 9 महीने का करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो होंगे 9 मंथ्स का, ये बिल्कुल टोटली क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं इसी में श्योर सक्सेस सीरीज में। साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूं और इसमें स्टैटिक जीके और जीएस, ठीक है, जीके जीएस जिसको बोलते हैं, जीके जीएस का भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके श्योर सक्सेस सीरीज, आपके एग्जाम्स के लिए। ये जो है कॉन्फिडेंस आपको लेकर आएगा। ये जो सीरीज है, ये सीरीज कुछ ज्यादा नहीं करने वाला है, आपके पेपर में ये कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। आपने क्या पढ़ा है या फिर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मैं अब जैसे टॉपर्स लोग जो पढ़े हैं उस लेवल तक अगर पहुंच सकूं, तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चंस करना जरूरी है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो जीके जीएस का वो सेक्शन ऐसा होता है ना, ये लक पे होता है कि आपने जो पढ़ा और वो लक बाय लक क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि जीएस सेक्शन जो है अथाह है, इसको कवर करना एक नॉर्मल पीपल के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है, इसलिए बहुत जल्दी कवर नहीं हो पाता है। और आप तो सीयूईटी पीजी वाले हो, तो आपको इतना समय कहां कि आप पूरे जीके जीएस को कवर कर पाओगे। इसलिए इसको मेन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर श्योर सक्सेस सीरीज में कवर करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशन को। ये कोशिश रहेगी कि 10 बजे के आसपास वीडियोस आपको हर दिन दिया जाए, थोड़ा सा लेट हुआ है तो 10 बजे के आसपास वीडियोस आपको डेली बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। एक बार सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को हमारी अच्छी लगती है वीडियो को जरूर लाइक करें। और जैसा कि हर बार की तरह वही होती है कि आपको 1 से लेकर 26 तक नंबरिंग कर लेना है। जो क्वेश्चन सही होगा उसको सही करना है, जो गलत होगा उसको क्रॉस कर लेना है। लास्ट में आपका अपना मार्क्स बताना है। इससे क्या होगा कि आपको करके ये देखो, एक बार करके देखोगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगी और आपको एक कंपटीशन की भावना आएगी और आपको लगेगा कि नहीं, हमने इतना क्वेश्चन किया है, मतलब हमारी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं नए क्वेश्चन के साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज भी लेकर आया हूं। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इलेक्शन कमीशन जो है किस किस के इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक बार इलेक्शन कमीशन की बात किया जाए तो इलेक्शन कमीशन की जैसे आपको पता होगा कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा की गई है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों का जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही इन लोग का इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हो गया स्टेट लेजिस्लेचर का भी यही करवाते हैं। प्रेसिडेंट का जैसे मैंने बताया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का यही करवाते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है। इसी में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 326 आर्टिकल क्या कहता है कि 18 प्लस जो भी है, 18 प्लस जो भी मेल हो या फीमेल हो या फिर जो भी हो ट्रांसजेंडर हो, वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया जिसका नाम है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मीनिंग यही होता है कि 18 साल के जो भी बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई है। पहले था वो 21 था, लेकिन अब 61st अमेंडमेंट आया था। 61st अमेंडमेंट में ये क्या किया गया था कि जो 21 साल का एज है उसको घटाकर 18 कर दिया गया था, ठीक है, 18 कर दिया था। ये 61st अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था। उस समय कौन पीएम थे, तो उस समय राजीव गांधी जो थे वो पीएम थे, याद रखिएगा। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मैं बता रहा हूं। तो आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई है। 61st अमेंडमेंट में 21 से 18 कर दिया गया था, जो कि 1989 में हुआ था। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे देश के राजीव गांधी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है,
द लाहौर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1929 which adopted the resolution to get complete independence the British was chaired by। बेसिकली क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जो लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ था 1929 में, जिसमें पूर्ण इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, एडॉप्ट किया गया था, रिजोल्यूशन पास हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्षता प्रेसिडेंट कौन थे, ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पता है इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर है। अच्छा, लाहौर कॉन्फ्रेंस को एक और नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया है, जिसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की जहां पर बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की बात यहीं पर की गई थी, जिसका नाम है लाहौर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हुआ क्या था कि 26 जनवरी उसी के बाद 1930 को हम लोग पहली बार क्या मनाए थे, इंडिपेंडेंस डे पहली बार मनाए थे। फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस हम लोग कब मनाए थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हम लोग कब मनाए थे, तो 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम लोग ने मनाया था। ठीक है, अब यहां पर एक नाम आया बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग को स्टार्ट किया था। होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग कहां वाला, पुणे वाला। ठीक है, ये पुणे वाला जो किया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने दो पत्रिका लिखा था, एक था केसरी और एक था मराठा। ठीक है, एक था केसरी और एक था मराठा। केसरी जो था ये मराठी लैंग्वेज में था, किस लैंग्वेज में था, ये मराठी लैंग्वेज में था, और मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होते हैं, मराठा के नाम पे मराठी समझ लेते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मराठा जो था इंग्लिश में था और केसरी जो था मराठी में था। ठीक है, इसके अलावा तिलक को, गोपाल बाल गंगाधर तिलक को ही इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग समझिएगा, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था वेलेंटाइन चिरोले के द्वारा। ठीक है, ये जो कहा गया था वेलेंटाइन, एक चिरोले करके व्यक्ति थे, वेलेंटाइन सिरोले जिसको बोला जाता है, इन्हीं के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से पुकारा गया था। ठीक है, उसके बाद एक नाम है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने इनको, ये वाइस प्रेसिडेंट थे किसके, स्वराज पार्टी की स्थापना जब हुई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो उसके जो हेड थे वे थे चित्तरंजन दास, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू थे। तो बेसिकली याद रखना कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपके छपने की संभावना है। अच्छा, एक बच्चा हमसे यह पूछ रहा था कि सर मॉक टेस्ट मैं किनका लूं। ठीक है, किसका मॉक टेस्ट लूं, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी क्वेश्चन आया, भाई मैंने मॉक टेस्ट एक रखा हुआ है, उसको मैं देख रहा था तो अभी मुझे याद आ गया। देखो मॉक टेस्ट क्या है, यही सब क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में दिखेगा जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मॉक टेस्ट पहले जैसा अब नहीं रहा कि आप लॉ का पेपर जब लीगल का सेक्शंस आते थे उस समय जो मॉक लेते थे उसमें लीगल के क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाता है, क्या होता है, वो चीज है। अब जो है जीके जीएस है, जीके जीएस वो सेक्शन है बाई लक हो कि क्वेश्चन कहां से आपको फंसेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये जो मॉक टेस्ट मान के लेंगे आप कितना कितना 300 to 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्या 1000 क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे जब अवेलेबल करवाया जा रहा है आप उसको देखिए, मॉक टेस्ट खरीद कर क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। लीगल के सेक्शन जब होते थे मैं खुद बोलता था कि अच्छे लोगों का मॉक टेस्ट लो, मॉक टेस्ट लेने से फायदा होगा। हाँ, अगर मैथ और रीजनिंग के लिए अगर करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट ले सकते हो, बहुत बेसिक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैथ और इनसे क्वेश्चन कितने वाले आए हैं, 30-35 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, उसके लिए भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहां से कवर कर लीजिए। बेफिजूल में क्यों पैसे बर्बाद करना है जब बहुत महंगे ये लोग मॉक टेस्ट को बेच रहे हैं, इतने महंगे मॉक टेस्ट को बेच रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे यूट्यूबर को मैंने देखा कि पहले लोगों ने ये बोला कि अभी तक सिलेबस नहीं आया है, और सिलेबस नहीं है इसलिए आप लोग क्या करिए, कोर्स मत खरीदिए, और कुछ ही दिन बाद अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर देते हैं। तो ये सब भ्रमित करने वाले लोगों से दूर रहिए, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बहुत सारे अवेलेबल कंटेंट है यूट्यूब पे, मेरा ही कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ऐसे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो उनका रहते हुए आप क्यों बेफिजूल के पैसे बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन बेस्ट है, आपके फादर मदर कोई दिक्कत नहीं है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर पैसे का मामला है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो कोई फायदा नहीं है, कोई ज्यादा आपको इससे बेनिफिट होने वाला है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
Who among the following was the chairman of Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? देखा कितना अच्छा मैं पेंट करता हूं, पूरा इसको मिटा दिया। और मैं पढ़ाने के साथ साथ पेंटिंग भी कर सकता हूं। ले टीवी हटा दिया। टी को भी हटा दिया मैं। चल टी को हटा देता हूँ। ले पूरा हट गया, छोड़ो हटाओ। आप लोग मैनेज कर लेना, कंस्टिट्यूट का स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अच्छा ये बताओ आपसे क्वेश्चन क्या क्या यहां से बन सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने दिन लगा है? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने लगे हैं? 2 years 11 months 18 days। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, याद है ना? 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बैठक हुई थी। 26 नवंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन अपना तैयार हुआ था पूरा तरीके से। 26 जनवरी नवंबर 1947 को पूरे बेस्ट तरीके से करंट कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना था। इसमें टोटल 11 सेशन हुए थे। कितने हुए थे? 11 सेशन हुए थे, जिसमें 15 वीमेंस इस पे इंक्लूडेड थे। कितने वीमेंस? 15 वीमेंस। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ एक फंडामेंटल राइट की एक कमिटी थी। फंडामेंटल राइट कमिटी के जो हेड थे वो कौन थे? तो वो पटेल साहब थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके वाइस हेड कौन थे? अगर वाइस हेड की बात किया जाए तो वो थे जेबी कृपलानी, और दोनों का नाम यहां पर आपको दिख रहा होगा, जेबी कृपलानी। बी आर अंबेडकर कौन थे? तो बी आर अंबेडकर जो थे ये ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे, ठीक है। बी आर अंबेडकर कौन थे? ये ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे। आपको ये बताना है कि ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने मेंबर्स थे और कौन कौन मेंबर थे, सारे लोग का यहां पर लिस्ट आउट करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बी आर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए थे और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मात्र एक बी आर अंबेडकर ही थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज पंचायती राज सिस्टम लॉन्च्ड? तो पंचायती राज सिस्टम को कब लॉन्च किया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का। पहले तो बता दो कि आर्टिकल 40 जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें ग्राम वगैरह की बातचीत की गई है। ऐसे इसका जो आर्टिकल्स की बात की गई है वो 243 से ए से लेकर 243 ओ तक है, ठीक है। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें ये इंक्लूड किया गया था, 1992 में हुआ था, ठीक है। पहली पंचायती राज जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था नागौर में, ठीक है। पहली जो पंचायती राज हुआ था वो नागौर में। नागौर कहां पर है? तो ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में ये पूरे तरीके से हुआ था। अगर आपसे बात करें पूरा स्टेट का, सबसे पहले किस स्टेट में लागू किया गया था पूरे तरीके से? तो याद रखिएगा पूरे तरीके से हुआ था ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज को पूरे तरीके से लागू किया गया था, कंप्लीट तरीके से, कोई दिक्कत। और हम लोग 24 अप्रैल को अच्छा 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज डे मनाते हैं। पंचायती राज डे। और यह सिस्टम जो लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1949 को हुआ था, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पे। कोई दिक्कत है? और गांधी जी ने इसी के बाद क्या कहा था? नहीं, गांधी जी का एक वक्तव्य मैं बता रहा हूं, उन्होंने बताया था फ्यूचर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा,
उन्होंने बताया था फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन विलेज, लाइज इन विलेज। अभी आप लोग शहर में भले भाग गए हो, लेकिन कुछ दिन बाद आपको फिर से आपको कहां पर आना पड़ेगा, गांव में आना ही पड़ेगा, आपके गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से कोरोना में हुआ था, शहर छोड़ छोड़कर लोग गांव की ओर भागे थे, वही सिस्टम फिर से आने वाला है। इंतजार करो, इंतजार घड़ी है, देर है, अंधेर नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर कोई क्वेश्चंस मैं गलत बता दिया हूं या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप हमें बताना और मैं उसको कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दूंगा। हो सकता है मैं भी, मेरे से भी कुछ क्वेश्चन गलती हुई थी, हमारे दिमाग में स्किप हो जाता है, तो आप उस मुझे बताना कि सर आपने ये पॉइंट शायद गलती बता दिया है। जब 1000-2000 लोग देखते हैं, उसमें से एक आध क्वेश्चन अगर कोई गलत बता तो वो जरूर पकड़ा जाता है। तो इसलिए आप मुझे जरूर बताना, अगर बाद में पता चलता है तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन जरूर कर देता हूं। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। विच कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, जो भी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस की पर्सन होती है, प्रॉब्लम होती है कलर ब्लाइंडनेस, वो व्यक्ति जो होता है वो किस किस कलर को नहीं पहचान सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या लग रहा है, किस किस कलर को वो नहीं पहचान सकता है। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस की पर्सन प्रॉब्लम होती है, वो व्यक्ति जो है रेड और ग्रीन को नहीं पहचान पाता है बढ़िया से। ठीक है, रेड और ग्रीन को नहीं पकड़ पाता है। देखो कलर ब्लाइंडनेस जो होता क्या है कि इसमें हमारे आंख में होता है कोन सेल। ये कोन सेल जो होता है वो बिल्कुल तरीके से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और डैमेज होने के कारण क्या था, वो रेड और ग्रीन कलर को वो नहीं पहचानता है। और ये जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है, ये क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है। ये कैसा डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। तो इसलिए इस चीज को याद रखने की आपको जरूरत पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम द लैंड हैड राइट्स। ये रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट में 3 चीज को बताया हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो फार्मर के पास होता था, नियर द फार्मर्स। ठीक है, रैयतवाड़ी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है, जिस लैंड राइट किसके पास होता था, तो फार्मर के पास। 3 नाम आपको याद रखना है इसमें। एक नाम याद रखना है परमानेंट सेटलमेंट। क्या नाम है, परमानेंट सेटलमेंट। एक याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट को जो स्टार्ट किया था वो किया था कॉर्नवालिस ने। किसने किया था, कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था। एक नाम आपने सुना होगा जमींदारी सिस्टम, जमींदारी नहीं, रैयतवाड़ी सिस्टम। एक आपने रैयतवाड़ी सिस्टम का नाम ने सुना होगा आप लोगों ने। ये रैयतवाड़ी सिस्टम को जो स्टार्ट किया था वो चार्ल्स रीड था। ठीक है, चार्ल्स, CHARLES, चार्ल्स रीड। चार्ल्स रीड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। रीड हो या RID हो, जो भी होगा देख लेना, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और एक था महालवाड़ी सिस्टम। ये मालवाड़ी सिस्टम क्या होता है, रैयतवाड़ी सिस्टम क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, ये मेरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक पूरा वीडियोस दिया, उसमें ये पूरे डिटेल में मैं बताया हूं। और इसको स्टार्ट किया था मैकेंजी ने। किसने स्टार्ट किया था, मैकेंजी ने स्टार्ट किया था या फिर बेंटिक ने स्टार्ट किया था, दोनों याद रखिएगा। मैं कहीं कहीं मैकेंजी ऑप्शन देगा, कहीं कहीं बेंटिक देगा, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। दोनों में से जो भी रहेगा तो आप इसको करेक्ट करके आ सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको जैसे पता होगा कि प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें सेकुलर वर्ड को किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। बताइए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या लग रहा है। ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 को। ठीक है, 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया था। एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर और एक था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ठीक है, ये तीनों वर्ड को जोड़ा गया था 1976 से 42nd अमेंडमेंट में। और इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस अमेंडमेंट को क्या जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में और क्या था, एक चीज भूल रहा हूं, अच्छा याद आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट हुआ था
नेशनल इमरजेंसी को छेड़छाड़ किया गया था। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को छेड़छाड़ किया गया था और इसमें एक वर्ड होता था पहले इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस जो पहले होता था, हाँ इंटरनल डिस्टरबेंस पहले होता था एक वर्ड, इंटरनल डिस्टरबेंस को ये हटाकर आर्म्ड रिवेलियन वर्ड को जोड़ा गया था। आर्म्ड रिवेलियन ये किसी में जोड़ा गया था? तो 44th अमेंडमेंट में ही जोड़ा गया था, कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी आपने सुना होगा। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इस राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या बनाया था? फंडामेंटल राइट से लीगल राइट की ओर कन्वर्ट कर दिया था। और यहां पर 52nd अमेंडमेंट है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ की ओर चलता है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। और एक 91st अमेंडमेंट का नाम आपने याद रखना, जिसे 15% से ज्यादा मंत्री परिषद की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे यानी मंत्री जो बनते हैं वो मात्र 15% ही होंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? इंक्लूडेड रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल गुंबज इज लोकेटेड इन। गोल गुंबज कहां पर लोकेटेड है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, गोल गुंबज जो है बीजापुर में है। बीजापुर कहां पर है? आई थिंक बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक के साथ ये बैंगलोर वाले साइड में पड़ता है, एक बार आप इसको चेक कर लेना, लेकिन ये बीजापुर ही होगा इसका आंसर। गोल गुंबज कहां पर है? बीजापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच हाउस इज अ फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस बिल को किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो फाइनेंस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में। अच्छा, फाइनेंस बिल का जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 117 है फाइनेंस बिल से रिलेटेड। और एक आर्टिकल याद रखना है आपको 110, जिसको बोलते हैं मनी बिल। और ये मनी बिल जो है ऑलवेज किसमें प्रेजेंट किया जाएगा? ये जो है ऑलवेज प्रेजेंट इन लोकसभा, हमेशा क्या होगा? लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया जाता है हमेशा। तो आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117 दोनों को याद रखिएगा। लेकिन आर्टिकल 117 बी अगर आपसे पूछता है, देखो 117 के दो पार्ट है, ए है और बी है। सिर्फ 117 पूछेगा तो लोकसभा डालना है, लेकिन अगर 117 बी करके आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 117 बी कहां पर प्रेजेंट किया जाता है, तो ये दोनों हाउस में आइदर होगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। आप कहीं पर भी इसको क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए इस वीडियो का जो पीडीएफ है, ठीक है, जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी 1 से 2 दिन के अंदर उसको वीडियो पीडीएफ जो है एडिट कर दिया जाता है। थोड़ा सा सहूलियत होती है इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें 300 से ज्यादा लोग हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले वीडियोज में मैं नंबर दिया हूं, तो आप उस नंबर पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा प्रोसेस उसमें बताया हुआ हूं। तो श्योर सक्सेस वीडियोस नंबर 1 को अगर देखे होंगे तो आपको वहां पर सारी जानकारी मैंने दिया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न। पहले नॉन इंडियन कौन थे जो भारत रत्न रिसीव किए थे? ऐसा नहीं है कि भारत रत्न इंडिया का एक अवार्ड है तो सिर्फ भारतीय को ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले जो भारतीय थे, देखो यहाँ ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत सारे बुक्स में भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है और बहुत सारे बच्चे इसको हमेशा गलत करके आते हैं। ठीक, गलत करके आते हैं। पहले जो नॉन इंडियन थे जो भारत रत्न जिनको मिला था वो था मदर टेरेसा। वो आप सोच रहे हो कि मदर टेरेसा भारतीय नहीं थी? जी नहीं, ये भारतीय नहीं थी, ये मैसेडोनिया से आई थी। ठीक है, मैसेडोनिया से आई थी। बाद में भारत का क्या कर ली थी, ये बाद में इंडियन सिटीजन इन्होंने प्राप्त की लिया था। ये बाद में इंडियन सिटीजन बन गई थी, लेकिन उस समय नहीं, ये याद रखिएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है किससे रिलेटेड, भारत रत्न से रिलेटेड, कि दूसरे जो व्यक्ति थे, सेकंड जो व्यक्ति थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगर खान अब्दुल गफ्फार खान थे, दूसरे व्यक्ति थे जिनको क्या हुआ था, भारत रत्न दिया गया था। नन भारतीय, जो भारतीय नहीं थे। ठीक है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है फ्रंटियर गांधी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को एक अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है,
और तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। इनको और खान अब्दुल गफ्फार खान को एक ही साथ दिया गया था, उसी दिन दिया गया था 1990 में, 1990 में दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। और हम लोग 18 जुलाई को क्या मनाते हैं? नेशनल मंडेला डे भी मनाते हैं 18 जुलाई को। ये सारे पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम ये पूछा गया है। सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है लाइजोसोम्स को। किसको बोलता है? लाइजोसोम्स को। ठीक है। इसके बाद प्लास्टिड्स का नाम है। तो प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ये 3 प्लास्ट याद रखिएगा, प्लास्टिड्स के ही पार्ट हैं। ईआर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये स्मूथ और रफ दोनों होते हैं। स्मूथ वाले जो होते हैं वो लिपिड्स और फैट बनाते हैं, लिपिड्स प्लस ये फैट का निर्माण करता है हमारे बॉडीज में, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं? तो लिपिड्स और फैट्स, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन को फॉर्मेशन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से किसको जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। इसी से एनर्जी प्रोवाइड होता है। एनर्जी हमको कैसे मिलता है? एटीपी में मिलता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। इसको एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। ये फिर ग्लूकोज का टूटता है, ग्लूकोज का नाम आया तो ग्लूकोज का जो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। C6H12O6 कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें एटीपी जैसे एमिनो ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ से लिपिड और फैट्स बनते हैं, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनता है। प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? लाइसोसोम्स को बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक अगर आया होगा तो बताइएगा, कोई दिक्कत अगर कोई हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, मैं सारा कमेंट देख रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक? इज है, ठीक है, इज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक? मोनोमेटिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल। तो मोनोएटॉमिक कैसे याद रखेंगे? अब हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? तो H2 होता है हाइड्रोजन। ठीक है। H यहां पर लिख देता हूं। ठीक है। H2 होता है हाइड्रोजन। सल्फर को हम लोग लिखते हैं एसेट लिखते हैं, और फास्फोरस को हम लिखते हैं P4। लेकिन हीलियम को कैसे लिखते हैं? He लिखते हैं। यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। मोनोएटॉमिक कौन है? He1 इसको बोल सकते हैं, या फिर He सिर्फ बोलिए। 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हीलियम होने वाला है। बिल्कुल हीलियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताइए। हीलियम का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं? जो बचपन में आप लोगों ने बैलून लिया होगा, जब छोटे छोटे आप लोग होंगे तो कहीं अगर मार्केट में जाते होंगे तो आप लोग पापा से और मम्मी से जरूर बोलते होंगे कि मुझे बैलून चाहिए जो हवा में उड़ने वाला होता हो। उस बैलून में क्या भरा होता था? हीलियम भरा होता था। याद आया कौन सी बैलून की मैं बात कर रहा हूं? जी हाँ, गुब्बारे की बात कर रहा हूं जो हवा में उड़ते थे, हीलियम उसमें भरे होते थे। ठीक है। माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें क्या भरे होती है? जो माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें रेड फास्फोरस भरे होते हैं। ठीक है। रेड फास्फोरस जो लाल लाल आपको दिखता है ना, जिससे आग लग जाती है, ये रेड फास्फोरस होते हैं। ठीक है। माचिस की तिल्ली में सल्फर से क्या होते हैं? जो हम लोग प्याज काटते हैं ना, प्याज जब काटते हैं, ओनियन काटते हैं, तो उससे आंसू आता है। उस आंसू किसके हेल्प से आता है? सल्फर के कारण ही आंसू वो आता है। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको पढ़ने में मजा भी आए। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। पीपुल प्रीफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन्स, हिज इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉटन क्लॉथ्स आर। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गर्मी की बातचीत चल रही है, अभी गर्मी चल भी रहा है, गर्मी में लोग क्या करते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स को पहनना ज्यादा प्रीफर करते हैं। ऐसा क्यों? क्या रीजंस है? कि आपके पास 4 ऑप्शन है।
गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ वाटर, गुड कन्वेयर्स ऑफ हीट, गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ वाटर होता है। देखो हमारे बॉडी जो है वो सारे पूरे बॉडी में क्या है, स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड मींस होता है पसीना निकलता है। जैसे ही पसीना निकलता है तो हमारा जो कॉटन क्लॉथ होता है उस पसीने को, उस वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से हमें क्या होता है, गर्मी कम लगती है। अच्छा कहीं पर अगर कूलिंग का अगर प्रोसेस आएगा, कूलिंग का प्रोसेस कब किसके कारण से होता है, इवेपोरेशन के कारण ही होता है। जहां पर इवेपोरेशन होगा वहां पर कूलिंग होगा ही। विदाउट इवेपोरेशन कूलिंग होना असंभव है। तो जहां भी इवेपोरेशन होगा वहां पर कूलिंग होगा ही होगा। तो अगर कहीं कूलिंग से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आंख मूंद कर इवेपोरेशन ऑप्शन होगा, तो आप इवेपोरेशन उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हो, सिर्फ वीडियोस को देखते हो। वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक मुझे जो विश्वास है कि 14 में 14 आपके सही जरूर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुन चुन कर क्वेश्चन लेकर आता हूं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। बगल में एक शादी हो रहा है, शादी के कारण थोड़ी सी आवाज आपको मिल रही होगी, तो उसको आपको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि अब शादी है तो शादी के बीच में कहीं पर है, कहीं अगल बगल शादी होगी तो उसी से कुछ गीत की साउंड आ रही है, जो गीत महिलाएं लोग गाती है। जी हाँ, झारखंड में। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिनका नाम था महबूबुल हक। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे, पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, पाकिस्तान से। और ये जो अमर्त्य सेन का आपको नाम दिख रहा है, ये पहले नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति थे। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर जो इंडियन थे, ठीक है। पहले नोबेल प्राइज पाने वाले जो इंडियन व्यक्ति थे वो कौन थे, तो अमर्त्य सेन ही थे, याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक प्लेग एंड पीपुल। प्लेग एंड पीपल्स के बुक्स के ऑथर कौन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विलियम नील, ठीक है। विलियम नील के द्वारा जो है इस बुक को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है। कंपाइलर है, आईपी एड्रेस है, ब्राउजर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्वेश्चन 2-2 मिनट के हैं, सॉरी 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। ये 2-2 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक ब्राउजर है। शिफ्ट एंड अल्ट की आर एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिक की, कर्सर मूवमेंट की, मॉडिफायर की, या फिर फंक्शन की। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या लग रहा है। देखो शिफ्ट 3 याद रखना है, एक होता है शिफ्ट, एक होता है कंट्रोल, और एक होता है अल्ट। ये तीनों की को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं, ठीक है। मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है, जो कि यहां पर ऑप्शन है। यहां पर शिफ्ट और अल्ट की बात की गई है, तो मॉडिफायर की इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल। ठीक है, देखो फाइल एक्सटेंशन की बात किया जाए तो 3 आपने नाम सुना होगा। एक होता है एमएस वर्ड, ठीक है, एक होता है एमएस पावर पॉइंट, और एक होता है एक्सेल। ये 3 होता है। तीनों का जो फाइल एक्सटेंशन है मैं ये बता दे रहा हूं, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन ये तीनों का बता दे रहा हूं, याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। इसका जो होता है डी.docx,
इसका होता है .pptx। जैसे आप सेव करते होंगे एमएस वर्ड का कोई फाइल, तो आपको अंत में .docx आपको दिखता होगा। जैसे पीडीएफ वगैरह करते हैं तो .pdf आपको दिखता होगा, और .xlsx ये होता है। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा SLSX। ठीक है, SLSX, क्योंकि यहाँ पर MS एक्सेस की पूछ रहा था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच काइंड ऑफ डिवाइसेस आर हेडफोन्स एंड स्पीकर। हेडफोन और स्पीकर जो है किस टाइप के डिवाइसेस है? इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट दोनों है, या फिर बोथ है, या ये ऑप्शन तो ऐसे ही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट डिफरेंस क्या है? इनपुट वो डिवाइसेस होते हैं जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर को कुछ हम डेटा देते हैं, और इसके बाद हमारे डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, और जिसके हेल्प से वो मेरा रिजल्ट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो हेडफोन से हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कुछ चीज को हम उसको क्वेश्चन भेजे हैं, अगर उसका आंसर हम सुनना चाहते हैं तो हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। हेडफोन के हेल्प से आप क्या उसको क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते हैं। तो हेडफोन और स्पीकर जो दोनों होता है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, विच इनपुट डिवाइस इज मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट मार्क्स ऑन पेपर। पेपर पे जो मार्क्स किए होते हैं, जैसे मार्क्स होते हैं, जैसे OMR की बात करते हैं, ठीक है, OMR सीट जो मिलता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो हमारे मार्क्स पेपर पे जो मार्क्स होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। कौन डिटेक्ट करता है? तो AMR के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन बैंक्स फॉर प्रोसेसिंग चेक। किस इनपुट डिवाइस की प्रयोग किया जाता है बैंकों में चेक को प्रोसेसिंग के लिए? ये किया जाता है जिसको बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ 64th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। 64वीं रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है। बेनेडिक्ट जे मैड्रिड को मिला है, सदरा चीन को मिला है, टडासी हटोड़ी और ग्रेप बेंचिप को मिला है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो ये चारों का नाम आपको याद होने चाहिए। हो सके आपसे क्वेश्चन पूछे, और ये एडिशन जो दिया हुआ है ये भी आपको याद होना चाहिए कि 64th एडिशन में इन चारों को ये अवार्ड को दिया गया था। ठीक है, अब रमन मैग्सेसे का क्या हुआ, क्या है ये? तो रमन मैग्सेसे जो थे ये फिलीपींस के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इन्हीं को याद रखने के लिए एक रमन मैग्सेसे अवार्ड का फॉर्मेशन किया गया 1958 से। याद रखिएगा, 1958 से रमन मैग्सेसे अवार्ड को दिया जा रहा है। और पहले जो व्यक्ति थे, ये पहले व्यक्ति थे जो फर्स्ट इंडियन थे जो रमन मैग्सेसे अवार्ड को पाए थे, वो कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं यहां से। पहले इंडियन जो थे विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। ठीक, कल्याण चौबे जो है इसके प्रेसिडेंट हैं, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसके याद रखिएगा कि इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट है, इनका नाम है क्या नाम है? नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या नाम था? हाँ, नलपाड अहमद। नलपाद अहमद जो थे इसके वाइस प्रेसिडेंट थे, है मतलब अभी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फर्स्ट इंडियन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथिक हेल्ड इन विच सिटी। पहला वर्ल्ड हेल्थ समिट ऑफ फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथिक ये कहां पर हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। दुबई कहां पर है? तो यूनाइटेड यूएई में है, यूनाइटेड अरब इमिरेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, कहां पर है? यूएई के हैं। ठीक है, यूएई का कैपिटल क्या है? तो यूएई का कैपिटल है आपका अबू धाबी। कहां है? अबू धाबी यूएई का जो कैपिटल है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट आपसे अगर पूछ सकता है तो प्रेसिडेंट क्या बताना है आपको? तो मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बिन जयद अल नहयान। मोहम्मद बिन जयद अल नहयान इसके कौन है? इसके जो है प्रेसिडेंट है। ठीक, इसके अलावा आपसे क्या पूछेगा?
यहाँ का करेंसी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ का करेंसी क्या है। यहाँ का जो करेंसी है वो है दिरहम। क्या है? दिरहम इसका करेंसी है, याद रखिएगा। अच्छा, होम्योपैथिक जो वर्ल्ड हेल्थ समिट था इसका थीम आपसे पूछेगा, इसका थीम क्या है? तो थीम याद रखिएगा, डिजीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट। यहां मैं लिख दे रहा हूं, डिजीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट। चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये इसका थीम है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है आज का अंतिम प्रश्न। नहीं, क्वेश्चन और है, ठीक है। 26 क्वेश्चन है। स्टारबक्स हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स न्यू इंडियन ओरिजिन सीईओ। तो ये बने हैं आपके, क्या नाम है उनका, लक्ष्मण नरसिम्हन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम यहां से पूछेगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, 36 नेशनल गेम हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। 36वां जो नेशनल गेम हुआ है वो कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है आपको गुजरात में, ठीक है, गुजरात में हुआ है। कहां पर हुआ है? गुजरात में। अच्छा, गुजरात का जो कैपिटल क्या है? तो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर इसका गुजरात का कैपिटल है। इसके गवर्नर कौन है? तो इसके जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत जो है, देवव्रत, ये इसके गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो हैं ये गुजरात के क्या हैं? सीएम हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हमको 1 मिनट का समय दीजिए, मैं 36 नेशनल गेम्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हो सके आपसे पूछ दे कि इसमें टॉप कौन किया है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसके बारे में मैं 2 मिनट का समय दीजिए, मैं इसका बात करता हूं। देखो, 36 जो नेशनल गेम्स हुआ है ये तो गुजरात में हुआ, ये तो क्लियर है आपका, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मिनट का समय दीजिए, मैं इसका डिटेल में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अब माइंड से स्किप किया हुआ है, अब कौन कौन से है थोड़ा सा अच्छे से मैं देख लेता हूं एक बार। चलिए, इसमें पहले जो पोजीशन पे जो पाया है वो है, फर्स्ट पोजीशन है सर्विसेज। इसमें जो पहले पोजीशन है वो है सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज जो है इसमें पहला पोजीशन है। सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और थर्ड पोजीशन पे जो है वो है हरियाणा। कौन है? हरियाणा। ये 3 याद रखिएगा, तीनों याद रखना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये रहा टोटल आपको 26 क्वेश्चंस की जो मैं आपसे बात किया था, ये 26 क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट करा दिया। और आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि कितने मार्क्स आए। एक चीज और याद रखना कि इसके जो मैस्कोट था वो क्या था? वो था सवज। सवज, SAVAJ। 36 नेशनल गेम्स का जो मास्कोट था वो था सवज। सवज मीन्स होता है एशियाटिक लायन, इसको याद रखिएगा, लायन इसका मतलब होता है। सवज क्या है? तो सवज एक लायन है। क्या है? एक लायन है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने करा दिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के सेशन में। हमारी सेशन आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपने नंबरिंग किया होगा तो आप अपने मार्क्स बता सकते हैं कमेंट करके कि आपके कितने मार्क्स आए, क्योंकि मार्क्स बताना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपको लगे कि आपने कितना मार्क्स लेकर आए, आपको इवैल्यूएशन करने की जानकारी हो। अगर आप 26 में 20 प्लस लेकर आते हैं, 22 प्लस लेके आते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट जिसको बोला जाएगा, एक्सीलेंट है। अगर 20 प्लस भी लेके आते हैं तो गुड है, ठीक है। अगर 20 से नीचे आते हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको कंपटीशन में आना है तो आपको 20 प्लस मार्क्स लेकर आना ही होगा, अगर 26 क्वेश्चंस मैं कराता हूं तो। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।